मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है। और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था, राजनीतिक मैसेज नहीं है। क्योंकि मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमने, देखिए, जब मां अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। और फिर दूसरा कारण होता है बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं। इनको हमें पूरा समर्थन करना है। और सिर्फ सरकार को नहीं, मैं आपको, रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। तो आपने भी ये अच्छा काम किया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हम सबको एक साथ काम करना है। मगर मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए। और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें। क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। और इनको एकदम आप पैसा दीजिए और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है। लॉकडाउन को समझदारी और होशियारी से हमें लिफ्ट करना है, ध्यान से लिफ्ट करना है। ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और इसको हमें ध्यान से, होशियारी से और समझदारी से लिफ्ट करना है। और सबसे जरूरी बात, जो हमारे वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं,
जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा हमें कर कर ये लॉकडाउन हटाना है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था। अब आप कोई भी सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए, जहां रोजगार को लेकर हम भटकते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं। और देश का पूर्वी हिस्सा खास तौर पे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते। तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप विवाद तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो का जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए। और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में। बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो बात आपने कही, सबसे पहले सवाल वही है कि जिस तरीके से जब अर्थव्यवस्था गोता लगाने लगी, तब केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 3 फेजेस में ये पैकेज जो है वो दिए भी जा चुके हैं, लेकिन तमाम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये लोन देने की बजाय जो पिछला लोन था उसको माफ करते तो ये शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोन दे रहे इंडस्ट्री चलेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ करेंगे। एक सबसे बड़ी वजह वो है और आपने वो बात कही भी। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होता कि 20 लाख करोड़ को राज्यों को दे देते और वो अपनी सुविधा के अनुसार से जिसको जितनी जरूरत होती उतना पैसा वो देते खुद? देखिए, आपने जो डिमांड की बात बोली वो बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको सरकार को दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। डिलीवरी आप कैसे भी करिए, पैसा जनता के जेब में आना चाहिए, क्योंकि जब जनता के जेब में जाएगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है कैसे पहुंचाना है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मेरा कहना है कि
बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। राहुल, मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से जो भी वारदातें हो रही है, दुखद घटनाएं हो रही है, तो अभी खास करके जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबर से, चाहे गुजरात से हो या अलग अलग स्टेट से, उनके साथ दुर्घटना भी होती है, ऐसे दृश्य भी आते हैं जो आपको झंझोड़ते हैं। आप क्या मानते हैं, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सरकार से सलाह मशवरा किया? देखिए, ये गलती देने का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो लेबर की बात है, ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार हैं, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, आपने 12 फरवरी को ट्वीट किया था और 12 फरवरी को आपने ट्वीट कर केंद्र की सरकार को आगाह कर दिया था, इस भयानक आपदा को लेकर ट्वीट कर दिया था, बता दिया था, और ये बता दिया था कि ये संकट हर राज्य में फैलेगा। क्या मानते हैं आप बड़ी चूक हुई? और ये तमाम जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा, क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? ठीक नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे।